नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हम बात करते हैं कश्मीर की। कश्मीर में आज एनआईए ने एक वहीद उर रहमान पर्रा को गिरफ्तार कर दिया। ये व्यक्ति वो है जो पीडीपी का युवा शाखा का अध्यक्ष है और इससे अभी नामांकन भरा था। जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो चुनाव हो रहे थे उसके लिए नामांकन किया था। चुनाव में जो है अपने राजनीति में जो है अपने भविष्य को आजमा रहा था, लेकिन तब तक एनआईए ने इसको जो है आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त पाया और इसका संबंध हिजबुल मुजाहिदीन से था। तो इस तरह के जो ये लोग हैं जो अब पीडीपी के जो स्थानीय निकाय के जो चुनाव हो रहे हैं, इस तरह से किस तरह से जो है इन लोगों का गठजोड़ फिर से दोबारा इसमें हो गया। जिस तरह से ये सब लोग मिलकर के जो है गुप्तकार कमेटी बना रही थी। और दूसरी तरफ खबर आ रही है कि ये खबर है कि फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला के घर भी जो ये रोशनी स्कीम थी उसके तहत ये लोग आगे हैं और इनमें अब वही कार्रवाई होगी जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में जिस तरह से जो कब्जाए हुए हैं उनको वापस लेगी और उनको तुड़वा देगी। इस तरह का जो है इन पे जो है चाबुक चलने वाला है जम्मू एंड कश्मीर में भी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक और जम्मू कश्मीर में स्पेशल जो है इनका अपना अध्ययन है कि किस तरह से ये जो गुप्तकार कमेटी के लोग थे इस तरह से किस तरह के देश विरोधी गतिविधियों में ये संलिप्त हैं। तो पवन त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, आप बताइएगा कि किस तरह से ये युवा नेता एक पीडीपी का है और वो जो है राजनीति में अपने जो है भविष्य चमकाने की कोशिश कर रहा था स्थानीय लेवल पे, तो आज ये एनआईए ने पकड़ लिया है। तो किस तरह से लेते हैं ऐसी राजनीति को? देखिए, ये बहुत ही गंभीर बात है कि पीडीपी का नेता और आतंकवादी गतिविधियों में पकड़ा जाए। दूसरी बात, आपने बताया जमीन घोटाला, रोशनी घोटाले में अरबों रुपए की जमीन का बंदर बांट किया गया। उसमें भी ये पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और कांग्रेस के भी नेता जो है उसमें शामिल हैं। ये असल में पिछले 70 साल से जब से देश आज़ाद हुआ, ये नेताओं की फितरत रही है कि उन्होंने देश की संपदाओं को, संपत्ति को लूटा है। ये पहली बार है कि अब नेताओं के ऊपर कार्रवाई होने लगी है। पहले तो कभी कोई कार्रवाई होती ही नहीं थी, आपस में मिल बांट के खा जाते थे और उसके बाद कोई किसी की शिकायत करता नहीं था। सरकारें बदलती रहती थी, पब्लिक शोर मचाती रहेगी, लेकिन होता कुछ नहीं था। नेताओं का तो कभी भी कुछ नहीं हुआ। नेता अगर जेल में भी गए तो उन्होंने ऐशो आराम की और थोड़े दिन बाद वापसी आ गए। उनके लिए कोर्ट कचहरी कानून ये कुछ भी नहीं है, ऐसा जनता के मन में एक विश्वास जमा था। लेकिन अब आप देखिए कि आतंकी गतिविधियों में ये नेता पकड़े जा रहे हैं। ये बहुत गंभीर है। और आपको ध्यान होगा कि गुप्तकार गिरोह उसको नाम दिया गया था, तब बड़ी आपत्ति उठाई थी कि आप गुप्तकार को गैंग क्यों कह रहे हो, ये तो एक हमने समिति बनाई है। तो गैंग माने यदि कोई देश के नुकसान के लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं या आतंकी घटना कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं अब ये गुप्तकार गैंग नहीं है, ये गुप्तकार आतंकवादी गुट है। क्योंकि अब ये सिद्ध हो गया है इस घटना से कि पीडीपी का एक नेता वो पुलवामा के अटैक के लिए जिम्मेदार था। देवेंद्र सिंह जो डीएसपी थे, जिसकी जांच की गई थी कि ये आरडीएक्स पहुंचा कैसे, 100 किलो आरडीएक्स। कांग्रेस सवाल उठा रही थी कि बीजेपी के शासन में ये 100 किलो आरडीएक्स कैसे पहुंचा, ये जवाब दे बीजेपी। तो जवाब मिल गया, एनआईए ने जवाब दे दिया कि एक डीएसपी रैंक का व्यक्ति जो पीडीपी और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये तीन ही की तो सरकार रही है, इन सरकारों के चलते उसकी भर्ती हुई, वो वहां पहुंचा और आपने ही उसको पाला पोसा। और उस बंदे ने क्या किया, अपनी वर्दी का दुरुपयोग करते हुए आतंकियों के आरडीएक्स को वहां तक पहुंचाने में मदद करी। अब वो जो देवेंद्र सिंह है उसको एनआईए जांच कर रही है, वो जेल में है। उससे पूछताछ में ये पता लगा कौन कौन नेता थे जिन्होंने मदद करी। अभी तो और नाम खुलासे होंगे और इसलिए ये नाम खुलासा हुआ है, अभी इससे पूछताछ होगी। जब ये रिमांड पे लिया जाएगा ना तो बताएगा कि कौन थे। मुफ्ती मोहम्मद सईद, ये महबूबा मुफ्ती, इसकी फैमिली का कौन आदमी था, ये भी खुलासे होने के चांस हैं। तो ये आप देखिए, धारा 370-35 से हटाने की जो बौखलाहट ये चीन की मदद से करने जा रहे थे, तो अब खुलासा हो रहा है। वास्तविकता में ये गद्दार हैं और ये आतंकवादियों से मिले हुए हैं। एक भी घटना अगर कहीं आतंकी होती है, कश्मीर के बंदे अगर मदद नहीं करें तो आतंकवादी कर ही नहीं सकते। किसके घर में रुकेंगे, कहां टिकेंगे, कहां खाएंगे?
वो घरों में टिका लिए जाते हैं, उनको रोका जाता है, नेता उनको मदद करते हैं और उसके बाद वो आतंक की घटना करके इन्हीं के घर में वापस भाग जाते हैं। खोजने आएगी पुलिस तो घरों में घुसने नहीं दिया जाता, पथराव किया जाता है। अब इनका खुलासा होना शुरू हुआ है और आपको बताऊं कि ये पीडीपी का युवा नेता का अध्यक्ष था वहीद पर्रा, ये पकड़ा जाना इसका अभी एक कड़ी पकड़ी गई है, एनआईए ने इसको पकड़ा है। अब इसके आगे की कड़ियां और अभी जुड़ेंगी और ये पता चलेगा कि पुलवामा जो हमला था वो किसकी साजिश थी, उसमें कौन कौन भारत में बैठे हुए गद्दार शामिल थे। ऐसे लोगों के लिए एक कानून और बनाना चाहिए सरकार को, फांसी की सजा। ये फांसी जब तक नहीं होगी, इनको सरेआम गोली नहीं मारी जाएगी, इन गद्दारों के होश ठिकाने नहीं आएंगे। दूसरी घटना आपको बताऊं कि ये जो गुपकार गिरोह है, गुपकार आतंकवादी गिरोह, ये आतंकवादी गिरोह में अब ये पीडीपी तो खुलासा हो गया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं का खुलासा होना अभी बाकी है और कांग्रेस भी इसमें शामिल हो रही थी। वो तो अमित शाह हैं, उन्होंने थोड़ा जो सख्त लहजे में बात की तो कांग्रेस को लगा यार ये अमित शाह हैं, अगर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस बताए कि इसका संबंध है कि नहीं, तो डर गए वो, अरे यार कहीं ऐसा ना हो ये कड़ी कार्रवाई कर दें। और ये कड़ी कार्रवाई यही थी कि अमित शाह जी के पास शायद मेरे हिसाब से जानकारी थी कि ये एनआईए जो जांच कर रही है इसमें नेता भी फंस रहे हैं और गुपकार गैंग के लोग हैं, तो गुपकार गिरोह के लोग जो भी होंगे। अब आप बताइए, जब इन्होंने गिरोह बना दिया उसमें 10 मेंबर हो तो 10 ही दोषी माने जाएंगे। तो ये सबसे जांच पड़ताल होनी चाहिए कि गुपकार गिरोह के और कौन कौन लोग हैं, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी कोई नेता हैं, क्या कांग्रेस के भी कोई लीडर हैं। दूसरी बात आप देखिए, रोशनी घोटाला, 25,000 का घोटाला, 25,000 करोड़ का घोटाला। नाम क्या था, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बिजली देंगे, इसके लिए कुछ मार्केट रेट पर हम लोगों को जमीन मुहैया कराएंगे। कोड़ियों के दाम रिश्तेदारियों में, रिश्तों में अपने आपस में बांट लिया। और कितनी शर्म की बात है कि फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला का मकान भी अवैध जमीन में बना है, इन्होंने उसी बंदर बांट में ले लिया। 25,000 करोड़ से भी कम पैसा इकट्ठा हुआ, 24,000 करोड़ के लगभग वो बिजली घर के नाम पे पैसा इकट्ठा हुआ। लेकिन ये कानून क्यों बनाया था कि जी किसानों का भला करेंगे, जो किसान गरीब है उनको सरकारी जमीन जो पड़ी हुई है, एलएमसी बोलते हैं हमारे इधर, इसको इनको फ्री दे देंगे। किसानों के नाम पर किसानों के हक की जमीन ये खा गए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, पीडीपी के नेता और कांग्रेस के नेता। अब ये क्या मुंह दिखाएंगे। आप देखिए पंचायत राज चुनाव हो रहे हैं वहां पे, मैं तो कह रहा हूं किसानों को जूते हाथ में ले लेने चाहिए। ये गांव में घुसे तो इनसे पूछे हाथ में जूता लेके कि भाई तुमने हमारे हिस्से की जमीन बेच खाई, तुमने खुद हड़प ली, अब किस मुंह से यहां वोट मांगने आए हो। तो आपको बताऊं कि ये गद्दारी है, किसानों के साथ गद्दारी है, कश्मीरियों के साथ गद्दारी है। और ये नेता किसी के नहीं हुए, ये देश के भी नहीं हुए, ये कश्मीर की भलाई के नाम पर हमेशा चुनाव जीतते गए और 70 साल राज किया इन्होंने कि कश्मीरियों की भलाई के लिए हम लड़ रहे हैं, कश्मीरियत के लिए लड़ रहे हैं। कश्मीरियत के नाम पे कश्मीरी वहां से पंडितों को रातों रात भगा दिया इन्होंने, बच्चियों के साथ बलात्कार किए गए, तब कुछ इन्हें इंसानियत याद नहीं है, क्योंकि इनको तो केवल आतंकियों के इशारे पर काम करना था, ऐसे काम करने थे जिससे कश्मीरियत को बर्बाद किया जा सके। इन्होंने हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ा दिया, इन्होंने हिंदू मुस्लिम में नफरतें पैदा कर दी। जहां वहां सब पंडित लोग सदियों से रहते आए थे, कश्मीर में कोई अभी थोड़ी रह रहे थे, 70 आज़ादी के पहले से रहते आए। लेकिन आज़ादी के बाद ऐसा क्या हुआ कि अड़ोसी पड़ोसी रहने वाले लोग चुन चुन कर वहां पंडितों को, ब्राह्मणों को मार रहे थे और उनकी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा था। ये केवल राजनीतिक लोगों ने अपने स्वार्थ के कारण, लूट खाने के कारण, अपनी गद्दी बचाने के कारण लोगों को लड़वाया, लोगों में भ्रम पैदा किया, लोगों को कहा कि केंद्र सरकार तुम्हारी कभी मदद नहीं करेगी, न तुम्हारा उत्थान करेगी, ये कश्मीर हम आज़ाद करेंगे और ये कश्मीर जब आज़ाद हो जाएगा तब तुम तरक्की करना, यहाँ की संपदा है उसको हम दुनिया में बेचेंगे और पाकिस्तान से मिल जाते हैं हम। इनको हमेशा भड़का के आज़ादी का नारा, हम होंगे करेंगे आज़ादी, आपने देखा होगा वो जेएनयू वेएनयू में सब जगह आज़ादी लगती थी कि लेके रहेंगे आज़ादी और आज़ादी और आज़ादी। ये आज़ादी कुछ नहीं, ये देश विरोधी गतिविधि थी जिसके कारण कश्मीर से लेकर और दिल्ली तक इन्होंने ये आग फैलाई, नफरत फैलाई, जिसका अब डे बाई डे खुलासा हो रहा है कि किस तरह से इन्होंने स्कूली कॉलेजों में भी उस नफरत को फैलाया और जहाँ जहाँ ये कश्मीर के बच्चे गए इनका ऐसा माइंड वॉश कर दिया
कि ये कितने भी बड़े पद पे पहुंच गए। आप देखो बड़े बड़े पदों पे पहुंचने के बाद जब एक डीएसपी रैंक का आदमी आतंकवादी गतिविधि में शामिल हो सकता है, उसने अपनी लाइफ तो खराब की लेकिन उसने देश का भी बड़ी भारी नुकसान किया, क्योंकि हमारे देश के जवान उस घटना के बाद बड़ी संख्या में आहत हुए थे। तो ये बहुत बड़ी गद्दारी है देश के साथ और ये बहुत बड़ी घटना है। ये जितने भी गुपकार गैंग वाले लोग हैं जिन्होंने जमीन हड़पी है, ये 2-3 नाम पता लगे हैं। जैसे ये फारूक अब्दुल्ला ने तो अपनी बहन, भतीजे, भांजे, इसकी बहन एक है सुरेश, उसने करोड़ों की जमीन ली और 2001 से बंदरबांट अब तक चलती रही। अब भाजपा शासन आया है, मोदी सरकार आई है, तो जैसा आपने कहा कि वो जमीन वापस ली जाएगी, जो राज्यपाल हैं उन्होंने आदेश कर दिए थे और अब इनके मकान टूटेंगे क्योंकि ये संपत्ति वापस ली जाएगी। ये किसानों की है, किसानों को दी जाएगी, वरना इनसे तो ली जाएगी और इनको जेल भी होनी चाहिए। और इस काम में सरकार तुरंत एफआईआर दर्ज करके, तुरंत ही एफआईआर दर्ज तो हो गई है कोर्ट के कहने से, इसमें तुरंत से निर्णय लेना चाहिए ताकि ये चुनाव के पहले 2, 4, 10, 20 जो गद्दार हैं ये जेल में जाएं। बिल्कुल, जिस तरह से ये गुपकार के जो लोग हैं, ये गुप्त जो है गोपनीय तरीके से एक आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए एक गुप्त मंत्रणा कर रहे थे और इन्होंने जिस तरह से इनके शासनकाल में कभी स्थानीय निकायों के इस तरह से स्वस्थ चुनाव नहीं हुए आज तक, और जब से केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर आया तब से अब स्वस्थ जो है वहाँ पे स्थानीय निकायों के चुनाव हो रहे हैं। और इस चुनाव में भी इस तरह के जो कुख्यात आतंकवादी हिजबुल मुजाहिदीन के साथ इनके कैंडिडेट का ये संबंध होना बहुत बड़ी जो है खतरे की बात है। और इसमें चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए कि जब तक चुनाव नहीं होते हैं उससे पहले वो देख लें कि किस तरह के जो है कैंडिडेट ये लोग खड़ा कर रहे हैं। आपने सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।